अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 IGB इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे कि देखें, दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं तकरीबन सबके बारे में कहा गया कि ये जितनी भी जंगें हुई हैं ज़्यादातर का ताल्लुक इक़्तिदार से था। इक़्तिदार के लिए जंगें हुई हैं। तो ये सिर्फ वाहिद मिल्लत इस्लामिया है जिसने जंग इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ी। हाँ, मुसलमानों ने आपस में लड़ी हैं जंग इक़्तिदार के लिए, लेकिन जब मुसलमान कुफ्र से लड़ा है तो कभी भी इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ा, बल्कि इस जज्बा ईमानी से लड़ा कि उन लोगों को भी हक की दावत दी जाए और उनको समझाया जाए। भारत तो कंपनी के अंदर भी इक़्तिदार की जंग होती है। किसी भी कंपनी के अंदर इक़्तिदार की जंग होती है। आपको पता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि तमाम की तमाम जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन शेयर्स। All the joint stock companies are based on shares। ठीक है। अब जिसके पास ज्यादा शेयर्स आ जाएंगे वो कंपनी का मालिक बन के बैठ जाएगा। जिसके पास भी ज्यादा शेयर्स आ जाएंगे वो मालिक बन के बैठ जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर हमारी मर्जी चले तो हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें कम से कम उस कंपनी के 51% शेयर्स लाजमी खरीदने होंगे। जब हमारे पास उस कंपनी के 51% शेयर्स हो जाएंगे तो हम उस कंपनी में शेयर्स होने की वजह से हुकूमत कर सकते हैं और हमारी बात फिर वहां पर मानी जाए। तो होल्डिंग कंपनी की सबसे पहले बात करते हैं। This concept refers to that combination under which all companies involved retain their separate identities। ठीक है ना। This concept refers to the that combination under which all companies involved retain their separate identities। यानी कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है कि जब एक कंपनी कमजोर हो जाती है और डूबने लगती है तो वो क्या करती है, वो किसी दूसरी कंपनी का सहारा लेने की कोशिश करती है। अब ये दूसरी कंपनी जो होती है, कोई भी वाला जो भी हो, वो सहारा देगी। अगर होल्डिंग कंपनी बनाएगी तो जो उसका पुराना नाम था वही रहेगा। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो कि PNG ने खरीद ली है, उसका नाम है जिलेट। एक बहुत ही फेमस कंपनी है जो कौन सी कंपनी? जिलेट जिलेट जो रेजर वगैरह बनाती है। अच्छा। रेजर ब्लेड 7 o'clock एक ब्लेड बड़ा मशहूर है उसका, ठीक है ना। और जिलेट ब्लूटूथ बड़ा मशहूर एक जो है ब्लेड है जो मर्द हजरात इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो PNG ने वो खरीद ली, लेकिन नाम आज तक उसका जो है वो जिलेट ही चला आ रहा है, नाम उसका चेंज नहीं किया। रॉबिन नील भी PNG ने खरीद ली। अब रॉबिन नील आज तक अपने रॉबिन नील के नाम से ही आ रहा है, लेकिन वो कंपनी किसी और ने खरीद ली। जहेज ने वारिद खरीद ली, लेकिन वारिद अभी भी अपनी आइडेंटिटी लेकर अलग चल रहा है और वारिद के नाम से हुआ है, तो ये होल्डिंग कंपनी हो जाती है। ठीक है ना। तो अगर आप किसी कमजोर कंपनी को सहारा देकर उसे अपनी होल्डिंग कंपनी बनाते हैं तो आपकी वहां पर चलेगी, लेकिन वो कंपनी अपनी तशखीस नहीं खोएगी, अपना जो अलग से उसका तशख्खुस होता है वो नहीं खोएगी, बल्कि वो अपने ही नाम से चलती रहेगी। सही है जी। However, the firm that initiates the process is known as holding company and taken over companies are referred to as subsidiary company।
मतलब जो कंपनी होल्ड करती है वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है, और जिसको होल्ड किया जाए वो सब्सिडियरी कंपनी कहलाती है। ठीक है जी। इसके लिए मैं हाईलाइट कर दूं कुछ। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनी जिसने किसी और कंपनी के, वो कंपनी, बेटा माइक बंद कर दे अपना। वो कंपनी जिसने किसी और कंपनी के 51% शेयर, देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। वो कंपनी जो किसी और कंपनी के 51% शेयर खरीद ले, तो 51% शेयर्स खरीदने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, और जिसके 51% शेयर्स खरीद लिए गए वो सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी। ठीक है ना? तो दो कंपनी हो जाती है, एक होल्डिंग कंपनी कहलाती है और दूसरी सब्सिडियरी कंपनी कहलाती है। So this concept refers to that combination under which all companies involved retain their separate identities. However, the firm that initiates the process is known as holding company. कि वो जो इनिशिएट करती है, वो जो खरीदती है, जो दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, वो सब्सिडियरी, वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है, और जिस कंपनी को वो टेक ओवर करती है वो सब्सिडियरी। मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको मिसाल दी कि पीएनजी ने जिलेट को खरीद लिया, तो पीएनजी जिसने खरीदा वो होल्डिंग कंपनी हो गई, और जिलेट जिसको खरीदा गया वो सब्सिडियरी कंपनी हो गई। ठीक है? अब सब्सिडियरी कंपनी के अपने पास कितने शेयर्स होते हैं, तो ये भी मैं यहां लिख दूं, अगर यहां लिख दूं सब्सिडियरी कंपनी, maximum 49% of shares holding minimum 51% of shares। सब्सिडियरी कौन सी कंपनी होती है? जिसके आपके पास ज्यादा से ज्यादा 49% शेयर्स हो। ठीक है? क्यों? मर्जी किसकी चलेगी? मर्जी उसकी चलेगी जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर। ठीक है ना? मर्जी किसकी चलेगी? जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखें, इसमें एक मिसाल दी गई, द प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। अब देखें, a जो है वो होल्डिंग कंपनी, b और c जो है वो सब्सिडियरी कंपनी है। अब आप देखें दोनों तरफ a और b लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ फर्क किस चीज का है? सिर्फ स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का है। तो अब जरा नीचे जो लिखा वो भी पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ क्यों। द होल्डिंग कंपनी ए हैज अपर हैंड ओवर द सब्सिडियरी कंपनीज इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो ए है दोनों तरफ उसको कैपिटल क्यों रखा गया? क्योंकि ए जो है ये होल्डिंग कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी होती है उसका अपर हैंड होता है, उसकी तमाम मर्जी चलती है कंपनी की मैनेजमेंट में भी और डिसीजन मेकिंग में भी। The above equation shows that A has purchased B and C, converting B into B and C into C। इसमें बताया गया कि लेफ्ट साइड पर जो था वो परचेजिंग से पहले का था, और राइट साइड पर क्या हो गया कि कैपिटल बी को स्मॉल बी बना दिया गया और कैपिटल सी को स्मॉल सी। लेफ्ट साइड पर जो ये कैपिटल है उसकी वजह ये है कि लेफ्ट साइड में बता रही कि ये तीनों अलग अलग थी, ये तीनों खुद मुख्तार थी, ये तीनों अपने अपने फैसले खुद कर रही थी। लेकिन राइट साइड पर होल्डिंग कंपनी होने के बाद क्या हो गया, अब ए कैपिटल लेटर में है, क्यों? क्योंकि ए की मर्जी चलेगी, बी स्मॉल लेटर में क्योंकि ए की मर्जी बी पर भी चलेगी और ए की मर्जी सी पर भी चलेगी। तो जो स्मॉल लेटर्स वाली बी और सी कंपनी है दे आर सब्सिडियरी कंपनी। द होल्डिंग कंपनी परचेज एट लीस्ट 51% शेयर्स, और होल्डिंग कंपनी को कम से कम कितने परसेंट शेयर्स खरीदने होते हैं? कम से कम 51% शेयर्स खरीदने होते हैं ऑफ द टेकन ओवर कंपनीज which are then known as subsidiary company। अच्छा, जब एक मेरा बिजनेस चल रहा है
तो मैं किसी और बिजनेस में हाथ क्यों मारूंगा, क्यों खरीद लूंगा? इसका जवाब अब यहाँ पर दिया गया कि जब मेरा कोई एक कारोबार अच्छा चल रहा है तो मैं उस एक कारोबार की जगह और मजीद कारोबार फैलाऊंगा ना, मेरे पास पैसा है एंड आई वांट टू एक्सपेंड माय बिजनेस, व्हाट विल आई डू? ठीक है ना? तो भाई मैं बिजनेस को फैलाऊंगा ना अपने, यही इसमें बताया गया कि जो होल्डिंग कंपनीज होती हैं वो अपने आप को एक्सपेंड कर रही होती हैं, अपने आप को फैला रही होती हैं, और अपने आप को फैलाने की गर्ज से वो दूसरी कंपनीज में हाथ डालना शुरू करती हैं और खुद होल्डिंग कंपनी बनकर मुख्तलिफ कंपनीज को जो कमज़ोर होती हैं लेकिन जिनमें पोटेंशियल होता है उनको खरीद कर उनको अपनी सब्सिडी बनाना शुरू कर देते हैं। अब इसकी These are the companies owned by the holding companies. Subsidiary companies के बारे में आप जो हेडिंग वो पढ़ना शुरू कर रहा हूँ कि these are the companies owned by holding company but enjoy their separate entity. सब्सिडरी कंपनीज वो होती हैं जिनको होल्डिंग कंपनी पहले ही होल्ड कर चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना सेपरेट एक अलग नाम को एंजॉय करती हैं। द होल्डिंग कंपनी में रिटेन फ्रॉम 51 to 100% शेयर्स, और होल्डिंग कंपनी क्या कर सकती है, ये 51 से लेकर 100% शेयर्स जो होते हैं वो रिटेन कर सकती है। ठीक है ना? shares of subsidiary company and have acquired its whole control of management, और होल्डिंग कंपनी इनका पूरा कंट्रोल भी हासिल कर चुकी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन के बाद क्या लिखा है? The position can be shown by in the equation as under. According to this equation, as the holding company and BNC, A is the holding company and BNC are the independent companies before merger. After A acquires the majority shares of BNC, they become the subsidiary of A as shown in the second half of the equation as B and C. ठीक है? इसमें एक अलग हेडिंग दे दी है, वही बात इसमें लिखी हुई जो ऊपर लिखी हुई थी कि लेफ्ट साइड वाली जो बात है वो बिफोर मर्जर है और राइट साइड वाली जो बिफोर आफ्टर एक्विजिशन या आफ्टर मर्जर है। ठीक है ना? सिर्फ उसका नाम बाकी रहेगा, नाम वही रहेगा, लेकिन सारा काम, सारी जो डिसीजन मेकिंग है वो सब क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। आइए अगला सवाल शुरू करते हैं। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया? आपसे भी कोई गुंजाइश है? फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, तो स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको बनानी होगी। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखेंगे एक नया सवाल हमने शुरू किया ना, तो सवाल क्या है, ये भी देखिए। स्टेट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, गिव रीजंस व्हिच लीड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। कि बिजनेस कॉम्बिनेशन जो है वो कितनी काइंड्स होती हैं उसकी, एंड व्हाट आर द रीजंस, कि वजह क्या होती है कि जिसकी वजह से ये बिजनेस कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इसमें बताई गई 4। पहला सिंपल एसोसिएशन, दूसरा फेडरेशन, तीसरा कंप्लीट कंसोलिडेशन, और चौथा पार्शियल कंसोलिडेशन। ठीक है? अब इस जितने भी हैं इसकी मैं बाकी जो सारे सब सेक्शन इसके लिखे हुए हैं
इनको फिलहाल मैं किसी को भी डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि ये सब नीचे बकायदा भी आएंगे और एक एक करके मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ये बड़ा अहम सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉजेज रीजंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन ना, ये एडिंग और इसके अंदर जो सारी सब एडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक टेस्ट का बहुत तवील सिलसिला शुरू हो रहा है, ठीक है ना, एक टेस्ट का बहुत तवील सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। आपको इंशाल्लाह 15 सितंबर के बाद जब हमारी और आपकी मुलाकात होगी तो एक टेस्ट का बड़ा सा लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मैं बोलता रह गया, आप लिख के भेज दें, यूँ करें, नहीं हुआ, आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन जब आप आमने सामने होंगे तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। क्या ख्याल है वैसे, है ना? अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो सोच रहा हो यार ऑनलाइन ही ठीक है, क्या करेंगे, इतनी दूर आना जाना ये हो, और कोई है अगर तो मुझे बताए कि चैट में बता दिएगा। चैट का ऑप्शन खुला हुआ है, माइक मैंने बंद कर दी है ना। अच्छा जी, बिल्कुल, ये नोट्स कोचिंग में अवेलेबल है। अस्सलाम जमील साहब, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब बिजनेस कॉम्बिनेशन क्यों बनता है? पहला तो थर्ड कट थ्रॉट कंपटीशन। जब आपस में बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं होता तो क्या होता है? कंपटीशन होता है। टाइम तो थोड़ा रह गया है बेटा, बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर में है, आप देखिएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन के चैप्टर है, उसी के अंदर ये मिल जाएगा आपको, जो चौथा पांचवा चैप्टर होगा। तो सबसे पहली वजह क्या है कि जब आपस में कंपटीशन होता है तो हम दूसरे दुश्मन के चक्कर में कीमतें कम करते हैं और इस तरह से मुख्तलिफ मसाइल में हमारे प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन यही है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कर लिया जाए ताकि कंपटीशन ना हो। तो फिर जब कंपटीशन नहीं होगा तो हमारे सारे मसाइल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। Taking advantage of non-interference of government in business owned by private sector, the producer and manufacturers developed serious type of rivalries and adopted cutthroat competition in which it had become impossible for the producers to earn any profit. So they formed business combination to control the situation. ठीक है ना? There is no involvement of the government in the private business. So what happened कि जब ये आपस में वो करते हैं, compete करते हैं, मुकाबला करते हैं, बेटा ये लॉन्ग है तो मैं आपको शॉर्ट करके दूंगा, इतना लंबा नहीं कहना पड़ेगा आपको, मैं शॉर्ट कर दूंगा आप एक। अच्छा, तो पहले अभी समझने की कोशिश करें। अब क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट की तो कुछ छत्र छाया है नहीं, राइट। अब इनके आपस में क्या हो गए? फड्डे फसाद हो गए। अब उसकी वजह से ये होता है कि ये आपस में लड़ते हैं और दोनों ही नहीं कमा पाते। जब दोनों नहीं कमा पाएंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, जब प्रॉफिट नहीं होगा तो एक न एक दिन कारोबार क्या हो जाएगा? एक न एक दिन कारोबार बंद हो जाएगा। सही है जी। अब हमें रोकना होगा, कारोबार को बंद होने से रोकना होगा। उसका तरीका क्या है? बिजनेस कॉम्बिनेशन। हमारा ना ही कंपटीशन की हद से गुजर जाने पर कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और ना ही बिजनेस कॉम्बिनेशन पर इन्वॉल्व होती है। द एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। ठीक है जी, अगर कंपटीशन है आपस में उसकी एक्सट्रीम भी खतरनाक है, और अगर कंपटीशन नहीं है और बिजनेस कॉम्बिनेशन है उसकी एक्सट्रीम जो है वो भी खतरनाक हो सकती है। 12। तो आगे बढ़ते हुए दूसरा क्या? इंक्रीज टेलीफोन इंपोर्ट्स। अब क्या होता है? बिजनेस कॉम्बिनेशन क्यों बनाया जाता है? इंपोर्ट के लिए, कि हम मिलकर इंपोर्ट करेंगे। जब वो मिलकर इंपोर्ट करते हैं तो टैक्स कम हो जाता है, जब टैक्स कम हो जाता है तो
दोनों को फायदा होगा। मिसाल के तौर पर पर ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपए का टैक्स। अब क्या हुआ, 10 बंदों ने अलग अलग ट्रांजेक्शन करते तो 10 ट्रांजेक्शन होती, 10 लाख रुपए टैक्स जाता। 10 बंदों ने मिलकर एक ट्रांजेक्शन की, 1 लाख रुपए टैक्स गया, सबने डिवाइड कर लिया तो 10-10 हज़ार रुपए टैक्स सबके हिस्से में आ गया और 90 हज़ार रुपए सबके क्या हो गए, सेव हो गए। This is one of the method by which the many businessmen are doing their own business. ठीक है जी। ओके, इंक्रीज टेलीकॉम इम्पोर्ट भी आपने सुन लिया। नेक्स्ट नंबर 3, क्रेज फ्रॉम लार्ज स्केल एंटरप्राइज। एक पागलपन भी होता है लोगों में, जैसे बड़े घर में रहने का पागलपन। भाई 120 गज के घर में अगर आप हैं और आपके घर 5-6 अफराद हैं, फैमिली में 10 अफराद हैं, चलो चल जाएगा। व्हाट एल्स, ये 2000, 5000 और 10,000 और एकड़ों के मकान और महलात में रहने से क्या मिलेगा? सवाल इसके कि लोग आपके रोक में आएंगे, लोगों को लगेगा कि ये बड़ा आदमी नहीं है, क्रेज होता है। लेकिन लोग मतलब लोग बड़े बड़े महलात खरीद रहे हैं। अब ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक ऐसे ऐसे बादशाह हैं, ऐसे ऐसे वजीर हैं तो जिनके सैकड़ों मकान हैं, ठीक है जी, और हर मकान में सैकड़ों नौकर उन्होंने छोड़े हुए हैं। इतना पैसा ज़ाया हुआ है। गरीबों में ज़कात दें, गरीबों में तकसीम कर दें, अल्लाह भी खुश होगा। एट द एंड ऑफ द डे तो मरना ही है ना इंसान। रोल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द मॉडर्न ट्रेंड to form joint stock companies to use large public money to start big business concern. The businessmen were induced to form a business combination to pool great amount of funds and to start big, large-sized businesses. ठीक है जी। तो रोल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ कि मॉडर्न ट्रेंड जो था जॉइंट स्टॉक कंपनीज का वो बहुत ज़्यादा हो गया। और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिस्ट होने के लिए एक खास अमाउंट ऑफ कैपिटल ज़रूरी है, तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। और वो कब पॉसिबल है? सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशंस करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे तो आपका बड़ा बिजनेस हो जाएगा। अगर मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ 10 लाख रुपए लगाकर, कोई दूसरा बंदा भी कर रहा है 10 लाख रुपए लगाकर, तीसरा भी कर रहा है 10 लाख रुपए लगाकर, अगर तमाम लोगों के पैसे एक साथ मिला लिए जाएंगे तो हम सबके पैसे मिलकर क्या बन जाएगा, एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। ठीक है ना। नंबर 5, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। अब जो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ ये बहुत ही अहम और बहुत ही अहम रीजन है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। क्या टू रिसीव मोनोपोलिस्टिक हाई प्राइसेस, यानी कि हम ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा कीमत वसूल हो जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा कीमत क्या हो जाए, वसूल हो जाए। ज़्यादा कीमत वसूल करने की वजह से वो सारे लोग, अब सारे जो सेलर्स होते हैं उन सबको आपस में मिला लेते हैं। ठीक है जी, सारे जो होते हैं उनको आपस में मिला लेते हैं। अब सारे सेलर से आपस में मिल जाते हैं। एक बंदा आता है जी ये चीज़ कितने की है, जो कल तक 10 रुपए की थी अब वो 20 रुपए की, वो बोलता नहीं तुम तो बहुत महंगी दे रहे हो। दूसरे के पास जाता है वो भी बोलता है 20 रुपए की, तीसरे के पास जाता है वो भी बोलता है 20 रुपए की। अच्छा, तो अब वो मजबूर होकर उसको 10 वाली चीज़ 20 रुपए की लेनी होगी। ये है ताकत बिजनेस कॉम्बिनेशन। आधी बात में आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक ट्रेड फ्लक्चुएशंस, फिर होता ये है कि कभी कभी फ्लक्चुएशन आती है बिजनेस के अंदर। Prosperity is followed by panic and panic is followed by prosperity. कभी खुशी कभी गम, सुना है ना?
वही होता है बिजनेस के अंदर, कभी खुशी होती कभी गम होता है, हिसाब किताब। शादी हॉल का जो बिजनेस है, कोरोना का तो टोटली एक्सेप्शनल सिचुएशन है। कोरोना ना, कोरोना कोई वैसी तो सिचुएशन नहीं है, इट इज टोटली एक्सेप्शनल सिचुएशन। सही। आम तौर पे क्या होता है, रजब, रबीउल अव्वल, दिसंबर, ये महीने जो बिजनेस होता है शादी हॉल्स का बहुत बूस्ट होता है। मुहर्रम और सफ़र के महीने में, ज़ीक़त के महीने में कम होता है बिजनेस। ठीक है, तो वही कभी हाँ कभी खुशी कभी गम। सही है। अब अगर बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं कि अगर एक बिजनेस में बूम आ रहा है तो दूसरे में डिप्रेशन आ रहा है, दूसरे में बूम आ रहा है तो तीसरे में डिप्रेशन आ रहा है, तो इस तरह से वो गुजारा चलता रहता है। किसी ना किसी में हर वक्त बूम चलता रहता है, इस तरह उनका गुजारा भी चलता रहता है। तो ये ओके। Mad craze to become multimillionaire. The selfish capitalist owners of various types of businesses develop a craze to become multimillionaires overnight, and hence they merged and amalgamated various small business units and formed business combination, and they grab full control over market supplies, charging them monopolist prices. इसमें ये होता है कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने का जो पागलपन होता है लोगों को, वो उनको बेराह रवि का शिकार कर देता है और वो गलत काम भी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें बताया गया कि ज़्यादा जल्दी अमीर होने और मल्टी मिलियनियर बनने के लिए स्मॉल यूनिट को एक बना देने और ज़्यादा कीमत लेकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू कर। नेक्स्ट, टू एस्टैब्लिश एफिशिएंट मैनेजमेंट। बड़ा बिजनेस होगा तो आप टॉप क्लास के जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें भी अफोर्ड कर सकेंगे। अगर बड़ा बिजनेस नहीं है तो आप टॉप क्लास के एम्प्लॉयज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसमें ये बताया जाता है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट कब होगी, जब प्रोफेशनल्स हायर करेंगे। कोई भी छोटा बिजनेस प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर सकता, लेकिन जब आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन कर लिया और आपने कुल मिलाकर एक बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया है, तो नाउ इट वुड बी पॉसिबल फॉर यू कि आप एक बड़ा बिजनेस चला सकें। सही। इसके बाद एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट वेस्ट एंड एफिशिएंसी। ज़ाहिर है कि जब सारे यूनिट्स मिल जाते हैं तो वेस्ट और इनएफिशिएंसी नहीं होती, बहुत सोच समझ के और कैलकुलेशन के साथ काम होता है। ठीक है जी। लास्ट, unstable government business policies. Taking advantage of the ever-changing business policies of the government, the small business units formed large-size business combinations, successfully carry out business under adverse and difficult business environment created sometimes by the government. ठीक है जी। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी जो होती है उसके मुकाबले में भी अगर सीना सुपर आप होना चाहते हैं तो दिस इज द ओनली, यही एक तरीका है कि आप सब मिल जाएं, जस्ट पावर कंबाइन टुगेदर, और जब भी आप तमाम लोगों का भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर ये सवाल सवाल कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ओपन योर माइक, आई हैव ऑलरेडी अलाउड यू, यू कैन ओपन योर माइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। किसी का कोई सवाल तो प्लीज पूछें।
एमन, अरीज, हमजा, लाइबा, सबा, सना, अरसला। सर पॉइंटर 3 और 4 चाहे रिपीट कर दें, समझ में नहीं आया वो। ओके, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है क्रेज टू फॉर्म लार्ज स्केल एंटरप्राइज, यानी एक पागलपन होता है लोगों को एक बड़ा इदारा बनाने में। बड़ा इदारा अकेले तो नहीं बना सकते, पैसों की कमी है, तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे छोटे बिजनेस मिलकर एक बड़ा बिजनेस बना लेते हैं और इस तरह सबका नाम हो जाता है। चौथा क्या, रोल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर आप चाहते हैं कि आपके शेयर भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में बिकें, तो आपको एक बड़ा बिजनेस करना होता है। और बड़ा बिजनेस कब होगा, जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन करेंगे। तो अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी रोल चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो आपको एक बिजनेस कॉम्बिनेशन के बगैर पॉसिबल नहीं होता। ये पॉइंट नंबर 4 है बताया गया। सो एनीवन एल्स, इफ कोई है अगर किसी को कोई सवाल। शॉर्ट नहीं होगा, कोई शॉर्ट नहीं होगा। ये होगा कि टू लाइंस पर हेडिंग मिनिमम, जो नोट्स की 2 लाइंस पर हेडिंग है वो आप देंगे, और क्वेश्चन की लेंथ टोटल 3 पेजेस पर हो जानी चाहिए। सर जो 9th पॉइंट है इसमें लिखा है दे रैशनलाइज द बिजनेस एक्टिविटीज लास्ट पॉइंट में, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को परफेक्ट कर लेते हैं और एज पर द नीड कर लेते हैं, प्रोफेशनली उनको टैकल करते हैं, यानी कि किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं होती, कोई वेस्टेज नहीं होती। ये इसका मतलब है। रैशनलाइज का मतलब है बिल्कुल सही होना, किसी भी किस्म की गलती ना होना, इनएफिशिएंसी ना होना। इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी रैशनलाइज का मतलब ये है कि किसी भी किस्म की गलती ना होना, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज में किसी किस्म की गलती नहीं होती। सही है।